Hello students, today we will start a new topic chemical equilibrium. फिज़िकल केमिस्ट्री का लेंदी टॉपिक है लेकिन इजी और इंटरेस्टिंग है। दो पार्ट्स में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। पहला केमिकल इक्विलिब्रियम और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। तो पूरा जो इक्विलिब्रियम का चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइडेड है। आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करी गई है और किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम वहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिस्कशन करेंगे जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर की हेडिंग है, चैप्टर का नाम है, इसमें दो वर्ड्स हमारे पास हैं, केमिकल और इक्विलिब्रियम। हम पहले इक्विलिब्रियम की ही बात कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। एक बैलेंस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, एक बैलेंस्ड कंडीशन, राइट। और किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर इमोशंस हो, फिजिकल हेल्थ हो, इसकी मीनिंग, इक्विलिब्रियम की मीनिंग सेम रहती है, यानी एक बैलेंस कंडीशन, राइट। अब क्या बैलेंस होगा, किस तरह से बैलेंस होगा, उसी को ही हमें समझना है। केमिकल, जो वर्ड यहाँ पे केमिकल यूज हुआ है, उस केमिकल को हम समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज या केमिकल सिस्टम। तो बेसिकली जो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन या बैलेंस कंडीशन की बात करेंगे वो हम केमिकल सिस्टम्स में करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का अभी जो मतलब समझ में आया वो है अ बैलेंस्ड स्टेट, अ बैलेंस्ड स्टेट इन chemical reactions और in chemical systems, right? या जो केमिकल चेंजेस होते हैं जैसे कंबशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये सारे हमारे केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल सिस्टम्स हैं। हम इसी में ही बैलेंस स्टेट की बात करेंगे, बैलेंस कंडीशन की बात करेंगे। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है A प्लस बी, जो रिएक्टेंट है रिएक्शन के, गिव्स प्रोडक्ट C और D। हमने एक रिएक्शन स्टार्ट करी, हमने रिएक्टेंट्स लिए A और B और रिएक्शन प्रोसीड हुई, स्टार्ट हुई और कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए और जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो हमारे C और D, दो प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्शन प्रोसीड करेगी और धीरे धीरे इस रिएक्शन में एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों तरफ मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर हमें इसी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भी दिखाना हो तो हम ये डबल हेडेड एरो बना सकते हैं। तो इस रिएक्शन में एक कंडीशन ऐसी आएगी जब जितनी स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी उतनी ही स्पीड से रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगी। यानी वो कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होगी जिसे हम कह सकते हैं स्पीड, जिसको हम केमिस्ट्री में रेट भी कहते हैं, रेट of forward reaction will be equal to the rate of backward reaction। और जब दोनों तरफ ये रेट, ये स्पीड बराबर हो जाएगी तब हम कहेंगे कि द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन हैज रीच्ड टू इक्विलिब्रियम स्टेट, द रिएक्शन is in equilibrium। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जब दोनों डायरेक्शन में, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हमने लिए हैं उससे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमारी चल रही है, तो जितनी स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है उतनी ही स्पीड से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलने लगेगी। यानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिकम्पोज होंगे और वापस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होने लगेगा। किसी भी रिएक्शन में जब ये कंडीशन आती है तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हुआ कि द रेट और स्पीड of disappearance of reactant will be exactly equal to the rate of appearance of reactants from the product। rate of disappearance of reactants, यानी reactant से जो product बन रहे हैं तो हमारे reactant disappear होते जाएंगे और उतनी ही speed से क्या होंगे, हमारे वापस reactant बनने लगेंगे from the product। तो फिर से एक लाइन में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
will be exactly equal to the rate of backward reaction, right? और इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो भी रिएक्टेंट्स हैं और जो भी प्रोडक्ट है उनका कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाता है बेसिकली, राइट? क्यों? क्योंकि दोनों तरफ रिएक्शन एक सेम स्पीड से चल रही है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंची थी और उस टाइम जो कंसंट्रेशन था वो कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा, तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, राइट? और उसके बाद वो कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ रिएक्शन सेम स्पीड से चल रही है, तो कंसंट्रेशन तो चेंज होगा ही नहीं, राइट? तो हम इक्विलिब्रियम स्टेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट इज द स्टेट एट विच the concentration of reactants and products do not change with time, right? That is only called state of chemical equilibrium. क्यों chemical equilibrium? क्योंकि हम ये chemical reaction में बात कर रहे हैं या एक chemical system में बात कर रहे हैं। आपने केमिकल चेंज के साथ फिजिकल चेंजेस भी पढ़े हैं, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन फिजिकल चेंजेस या फिजिकल प्रोसेस में भी आती है, राइट? जैसे हम कहते हैं वाटर और स्टीम, वो दोनों एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? वाटर यू नो कि बॉयल करना शुरू करता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वही होता है। तो वो जो कंडीशन है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर और स्टीम दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहे हैं, राइट? तो जब ये इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेसेस में स्टैब्लिश होता है तो हम इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, और जब ये केमिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है तो इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। एंड सेम वे जो भी हमने बात करी थी कि आगे हमें आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो आयंस इलेक्ट्रोलाइट से ही आते हैं। तो जब ये इक्विलिब्रियम हमारे इलेक्ट्रोलाइट और आयंस के बीच में इस्टेब्लिश होगा तो हम उसको बोल देंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इक्विलिब्रियम किस तरह की रिएक्शंस में आएगा, ये इक्विलिब्रियम किस तरह की रिएक्शंस में आएगा। तो किस तरह की रिएक्शन से मतलब है हमारा कि हमने जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी तो हमने कहा था केमिकल रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, राइट? अगर हम केमिकल रिएक्शंस को डिवाइड करें तो केमिकल रिएक्शंस कैन बी नंबर 1 इररिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं? वो सारी रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलेंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगी, और उसको जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरह से कि एक जनरल अगर हमारी रिएक्शन ये है, ए और बी हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट सी हमारा बन रहा है, तो ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है ना? तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं वो वापस यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलेंगी, दे मूव्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूव्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है। जो वाइट प्रेसिपिटेट की हम बात करते हैं, सल्फेट आयन का टेस्ट भी आपने लिखा था और बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट की बात करी थी, तो वो रिएक्शन क्या आई थी कि बेरियम क्लोराइड और H2SO4 की अगर हम रिएक्शन कुछ कराते हैं तो हमारे पास BaSO4 का वाइट PPT बन के आता है, ठीक है? ये वाइट PPT बनता है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। एक सॉलिड मास का जब फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई 2HCl लगा के। तो ये जो है रिएक्शन एग्जाम्पल है इररिवर्सिबल रिएक्शन का, यानी वापस अगर हम चाहें वाइट PPT और HCl से हम अपने रिएक्टेंट्स ऑब्टेन कर लें तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। कंबशन रिएक्शंस, कंबशन चाहे हम कार्बन का करा रहे हो या मीथेन का करा रहे हो, मीथेन का कंबशन अगर हम करा रहे हैं तो कंबशन के प्रोडक्ट्स हमेशा आपके बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है ना? तो ये कंबशन रिएक्शन है, और कंबशन रिएक्शन भी इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है? कंबशन कंप्लीट हो गया, वापस हमें उससे हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो नहीं मिल सकते, राइट? तो कंबशन रिएक्शन भी इररिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या एक बहुत छोटी सी चीज़ कि इररिवर्सिबल रिएक्शन को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, तो इररिवर्सिबल रिएक्शंस हमेशा एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट होती हैं, डबल हेडेड एरो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि डबल हेडेड एरो हम रिवर्सिबल रिएक्शन में लगाते हैं। तो हमेशा जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें रिएक्शन दिखानी है, एक ही डायरेक्शन में दिखानी है, तो हम एक या फिर सिंगल हेड वाला एरो, ये सिंगल हेड कहला रहा है, ठीक है ना? एक सिंगल एरो से हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है,
रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। दोनों डायरेक्शन मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगी, मूव्स बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन right? Moves only in forward direction. ठीक, तो यहाँ जो है रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करती है, और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे पास। जैसे अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, PCl5 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, और जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाएंगे। डबल हेडेड एरो अगर यहाँ पे हमने दिखाया है तो इसका मतलब रिएक्शन का नेचर जो है वो रिवर्सिबल है। और PCl5 जब भी डिसोसिएट होता है तो इट गिव्स PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ हमें सिंगल हेडेड एरो बनाना है और कहाँ इस तरह से हमें डबल हेडेड हाफ एरोज बना के दिखाने हैं। वो रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी शो करेंगे। और जो हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, राइट, वो इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आएगा। क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा? क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम को अभी डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे होता क्या है, दोनों साइड जो रिएक्शन की स्पीड है वो सेम हो जाती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए रिएक्शन का रिवर्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। इररिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आती है, राइट। और देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स कि अगर हम HI के फॉर्मेशन की बात करें तो H2 प्लस I2 गिव्स HI, और यही HI जो है वो डिकम्पोज होगा और वापस H2 और I2 बनाने लगेगा, राइट। तो हम इसको रिएक्शन को रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस हम HI को रिएक्टेंट लिख दें तो हमें H2 और I2 मिलेंगे। तो ये रिएक्शन और अमोनिया का फॉर्मेशन या अमोनिया का डिकम्पोजिशन, राइट, ये भी रिवर्सिबल नेचर है रिएक्शन का। अमोनिया का फॉर्मेशन कि व्हेनेवर 1 मोल of N2 and 3 moles of hydrogen combines we get 2 moles of ammonia। तो ये रिएक्शन बहुत कॉमन है और आपको इस चैप्टर में ये रिएक्शन कई बार देखने को मिलेंगे। हम जब भी एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो हम इन्हीं रिएक्शन के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो इतनी डिस्कशन में हमारे पास क्या दो चीज़ें निकल के आई। पहली चीज़ ये कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, जितना भी कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का वो सब कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। यानी जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट वापस डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बनाने लगेंगे। एक तो ये बात समझ में आई, और दूसरी ये बात समझ में आई कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो कभी भी हमको इररिवर्सिबल रिएक्शंस में नहीं मिलेगी। हमें अगर इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन करनी है तो हमें हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन पे फोकस करना पड़ेगा, या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस में आती है। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि उसमें हमेशा एक स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ज़रूर आएगा, राइट। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द स्टेट एट विच बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन और टू अपोजिंग रिएक्शंस अकर एट द सेम स्पीड। अब इसी चीज़ का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, या इसी चीज़ को हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हमें ग्राफ के थ्रू दिखानी है तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली, और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है टाइम और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है रेट ऑफ द रिएक्शन, राइट। रेट ऑफ द रिएक्शन को स्पीड ऑफ द रिएक्शन भी आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर हमें रेट ऑफ द रिएक्शन डिफाइन करना होता है तो हम बोलते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन हमारी आगे प्रोसीड कर रही है। तो अभी के लिए फिलहाल आप रेट को यही समझ लीजिए, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी स्पीड से मूव कर रही है। तो हमने एक्स एक्सिस पर
टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है रेट ऑफ द रिएक्शन। अब इनिशियली देखिए क्या होगा, जो हमारे रिएक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो रिएक्शन, सपोज अगर हमने एक जनरल रिएक्शन फिर से लिख लें कि अगर हमने ये रिएक्शन ले रखी है ए और बी जो हमारे रिएक्टेंट हैं और सी और डी जो हमारे प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं। अब देखिए समझिएगा, इनिशियली हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स हैं, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत हाई होगा, राइट। और जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाई होगा तो जो इनिशियली जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, यानी प्रोडक्ट के बनने की जो स्पीड होगी वो बहुत फास्ट होगी। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाई है, प्रोडक्ट बहुत तेज़ी के साथ बनेंगे, यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत हाई होगा। तो हमने यहाँ जो वाई एक्सिस पे रेट ले रखा है, ये हम यहाँ मार्क कर लेते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो यहाँ पर आ रहा है, हमारा बहुत हाई है। फिर उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन हमारी प्रोसीड करना शुरू करेगी, हमारे प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे 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 रिएक्शन की स्पीड स्लो होने लगेगी। स्लो क्यों होने लगेगी, क्योंकि अब रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स हमारे बनते जा रहे हैं, तो रिएक्शन का कंसंट्रेशन घट रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा। उसको हम कैसे दिखाएंगे, देखिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज करता हुआ आ रहा है, राइट। और ये है क्या, इसको हम बोल देते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिखते हैं आर और एफ, कैपिटल आर बनाया और सबस्क्रिप्ट में एफ लगा दिया, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रेट जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब क्या होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर है। रिएक्शन जब रिवर्सिबल है तो जो प्रोडक्ट्स बनना शुरू हुए हैं वो प्रोडक्ट भी क्या होगा, जब प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ेगा तो ये प्रोडक्ट वापस क्या करेंगे, फिर से रिएक्टेंट्स बनाने लगेंगे, यानी रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगी। लेकिन इनिशियली यानी जब रिएक्शन शुरू हुई थी तो क्या था, जो प्रोडक्ट्स थे वो तो बने ही नहीं थे, तो प्रोडक्ट्स बने नहीं थे तो जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट था वो बिल्कुल ज़ीरो है, तो हमने यहाँ पे डॉट लगाया है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन शुरू होगा जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन को हमें इंक्रीज दिखाना है तो रेट को इंक्रीज दिखाने के लिए हमें ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैसेज आ रहे हैं तो हमने इसको क्या किया, कुछ इस तरह से बना के दिखाया, राइट। अब इसको भी हम लेबल कर देते हैं, ये हो जाएगा जिस तरह से ये आर एफ था ये हो जाएगा आर और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल बी लगा दिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर बी। आर बी इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आई होप दोनों कर्व समझ में आ गए होंगे आपको कि किस तरह से बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल इन नेचर है और अभी एक सेंटेंस हमने डिस्कस किया कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम स्टेट आता ही आता है। अब वो इक्विलिब्रियम स्टेट हमने देखिए कैसे दिखाया, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट था वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन का डिक्रीज हुआ और ये पॉइंट पे आके दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद ये रिएक्शन क्या है, एक सिंगल लाइन से हमने इसको दिखा दिया जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि एक पॉइंट के बाद, और वो पॉइंट होगा कौन सा, इक्विलिब्रियम स्टेट। एक पॉइंट के बाद जो दोनों रेट हैं, यानी दोनों रेट मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये दोनों जो रेट हैं वो सेम स्पीड से आगे चलेंगे। इधर हम देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम में से देखें कि जैसे जैसे रिएक्शन ये आगे की तरफ चल रही है रेट जो है वो दोनों के लिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस के लिए सेम हो गया या कॉन्स्टेंट हो गया। और इसी पॉइंट को, जिस पॉइंट पे आने के बाद रेट सेम हो रहा है, इसी को ही हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये आ गया रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट। और जिस टाइम पीरियड पे आया है उसको हम बोल देंगे टाइम एट विच सिस्टम हैज़ अटेन्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जिस टाइम पे आया है वो हमारा हो जाएगा टाइम एट विच द रिएक्शन हैज़ रीच टू इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आई होप दिस ग्राफ इज़ क्लियर टू यू, जहाँ पे हम क्लियरली दिखा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट से क्या मतलब होता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे दोनों तरफ रिएक्शन सेम स्पीड से मूव करती है। हमने डेफिनेशन से भी समझ लिया, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी इस चीज़ को समझ लिया और हमारे पास फाइनली डेफिनेशन भी आ गई कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या, जो इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे थे, राइट।
कि chemical reaction equilibrium in a reversible reaction is the state at which both forward and backward reactions occur at the same speed. अब एक बहुत ही important चीज़ वो ये कि जब इक्विलिब्रियम है और उस पर जब रिएक्शन ऐसा लगता है कि दोनों तरफ सेम स्पीड से चल रही है तो कंसंट्रेशन तो चेंज होता ही नहीं है, ना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और ना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, कांस्टेंट हो जाते हैं उन लोगों के कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन उनका होगा वो कांस्टेंट हो जाएंगे, राइट। तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, तो उससे ये लगता है कि जो रिएक्शन है वो जो है रुक गई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन इक्वल स्पीड से चल रही है। तो जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई चेंज इन कंसंट्रेशन हमें नहीं दिखाई देता है, तो इट सीम्स दैट रिएक्शन हैज स्टॉप्ड, लेकिन ऐसा नहीं है, रिएक्शन रुकी हुई नहीं होती है। तो इक्विलिब्रियम जो है उसकी एक जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है दैट इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर, इट इज़ नॉट स्टैटिक, रुका हुआ नहीं है। Equilibrium is not static, right? Static मतलब रुका हुआ, it is dynamic in nature होता है, it is dynamic in nature यानी move कर रहा है, dynamic in nature, right? दोनों तरफ इक्वल स्पीड से मूव कर रहा है, रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रही है, इसलिए ये डायनामिक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे रीजनिंग में पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक की मीनिंग क्या हुई? डायनामिक मीन्स कि बोथ द रिएक्शंस मूव विद द सेम स्पीड, ठीक है। तो इट सीम्स लाइक दैट रिएक्शन हैव कम टू स्टैंड स्टिल because the concentration of the reactants and the products do not change, but the reaction moves on, right? So it is dynamic in nature, it is not static. इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर टग ऑफ वॉर गेम जो आपने देखा होगा उसमें दो टीम्स अगर हैं और दोनों टीम्स अगर इक्वल फोर्स, इक्वल स्ट्रेंथ से जो है वो रोप को खींच रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा? रोप बिल्कुल मूव नहीं करेगी, जो जहाँ पर है वो वहीं पे ही रहेगा, लेकिन दोनों तरफ से जो दोनों टीम के मेंबर्स होंगे वो उस रोप को खींच रहे होंगे, लेकिन जो फोर्स है वो बराबर लग रहा है। तो फोर्स बराबर लगने की वजह से बिल्कुल भी किसी डायरेक्शन में वो रोप जो है वो मूव नहीं कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि गेम चल नहीं रहा है, गेम इज़ गोइंग ऑन, बट वो गेम क्या है? स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है। बिल्कुल वैसे ही जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक नहीं होता है, डायनामिक होता है। अब जिस तरह से टग ऑफ वॉर में हम क्या करें कि अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच चुका है, यानी कि दोनों तरफ से जो फोर्स है वो टीम मेंबर्स बराबर से अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करें? किसी एक टीम में अगर एक और प्लेयर को ऐड कर दें तो फोर्स बढ़ जाएगा उस साइड में और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उस टीम के जीतने की। वैसे ही इक्विलिब्रियम को भी हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये चीज़ हम आगे जाके समझेंगे कि अगर एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है तो हम किन किन फैक्टर्स से इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम की टेंडेंसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन की टेंडेंसी है, तो वो क्या करेगा? वो उस जो भी चेंज हमने किया होगा उस चेंज को नलीफाई कर देगा और रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो आई होप आज की क्लास में आपको इक्विलिब्रियम की मीनिंग समझ में आ गई होगी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा, कोई बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है इस चैप्टर के, लेकिन आगे भी जाके जैसे काइनेटिक्स पढ़ेंगे हम 12th में जाके, और कई सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम की बात होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की बात होगी। तो चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आज की क्लास में जो हमने बात करी है इक्विलिब्रियम, उसकी मीनिंग फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे, जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन में, पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।